हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। जो हम आज जो पढ़ेंगे वो 26 जुलाई 2026 की करंट अफेयर किस जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चन हर एक वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी के एग्जाम हो। जितने भी वनडे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लेके आते हैं वो हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से लेके आते हैं। आपको आपको पता ही होगा, देश में बहुत सारे अभी अभी आप लोगों ने बहुत सारे केस सुने होंगे, बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, जहां पर आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बारे में मालूम होगा कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को लेकर चल रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको अपने शिक्षा मंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, मतलब किस मंत्री ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? वो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब जो शिक्षा मंत्री पद बनाए गए हैं वो प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय एक प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय है। यह मुख्य रूप से देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, महत्वपूर्ण नीति निर्माण और आवश्यक शैक्षिक सुधारों को पूरी जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा यह मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, उसको बनाता है, उसको लागू करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संचालन, विभिन्न विद्यालय योजनाओं के प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी प्रशासनिक फैसलों, जो भी हमारे विद्यालय योजनाओं के प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जितने भी प्रशासनिक फैसले होते हैं, वो हमारा कौन लेता है? वो हमारा शिक्षा मंत्रालय लेता है। इसके मतलब इस इस्तीफे के कारण यह मंत्रालय वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब ये जो हमारा अब इस तरीके से अब जो हमारे शिक्षा मंत्री नए बनाए गए हैं, वो प्रहलाद जोशी को उनको कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने एक बॉक्स में इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपसे मैंने इस बॉक्स में लिख दिए हैं। जैसे कि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण नीति, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाता है, नीति निर्माण करता है, उस शिक्षा नीतियों के जो विद्यालय योजनाएं प्रबंधन बनाता है, वो यहाँ पर लिख दूंगी एक। कार्य क्षेत्र हमारे, जैसे कि कार्य क्षेत्र, उसमें कौन कौन से कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में करता है, जैसे स्कूली शिक्षा में, उच्च शिक्षा केंद्र में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करता है। इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाकर दे दिया है। आप इस तरीके से एक शॉर्ट तरीके से आप अच्छे से याद करने का तरीका मैंने दे दिया आपको, याद अच्छे से याद कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही है? तो आज कितनी तारीख है? 26 जुलाई। तो आज जो है हमारी कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही है? तो 27वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। पूरे भारत में 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। यह महत्वपूर्ण दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस जुलाई को, कौन सी डेट को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। इस दिवस की शुरुआत 1999 के कारगिल युद्ध में प्राप्त हुई ऐतिहासिक भारतीय विजय के बाद की गई थी। यह विशेष दिन हमारी भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान और देश की राष्ट्र रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण की पावन स्मृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो दिवस हम मनाते हैं वो इनके कारणों के लिए और मनाते हैं हम। यह दिन हमें अपने वीर सैनिकों के साहस की याद दिलाता है। और ये दिवस इस बनाने का जो कारण भी है, वो हमें इन जो वीर जवानों ने अपने बलिदान दिया है राष्ट्र रक्षा में, शौर्य और वीर जवान शौर्यता निभाई है, उनको एक हम एक तरीके से हम दिवस मनाते हैं उनके लिए, उन वीर जवानों के लिए हम दिवस मनाते हैं। अब मैंने आपको पता ही है, मैंने ये बॉक्स बना दिया है आपको अच्छी तरीके से याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सोवरन एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा राज्य है? भारत देश का कौन सा राज्य है जिसने 14,257 करोड़ का निवेश के साथ सोवरन एआई सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है हमारा उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य में 14,257 करोड़ के विशाल निवेश के साथ राज्य का पहला सोवरन एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। यह उड़ीसा सोवरन एआई पार्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सोवरन एआई सेंटर एक विशेष डिजिटल अवसंरचना है जिसमें देश विशिष्ट डेटा कंप्यूटिंग शक्ति और एआई मॉडल को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से देश के भीतर ही रखा जाता है। तो ये एक तरीके से हमारा एआई सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें जितनी भी देश की हमारा डेटा है वो देश में ही रखने को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। इस बड़ी परियोजना का निर्माण एचसीएल टेक और सरबम शारबम की महत्वपूर्ण साझेदारी से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सोवरन एआई इकोसिस्टम को सशक्त और मजबूत बनाना है। तो राज्य का नाम है उड़ीसा है। निवेश राज्य है 14,257 करोड़। पहल जो है उड़ीसा सोवरन एआई पार्क में की गई है। साझेदार कंपनी है हमारी एचसीएल टेक और शारबाम, और उद्देश्य है सोवरन एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ एफआईडीई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला? विश्वनाथ आनंद ने। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो जुलाई में अंतरराष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ एफआईडी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चल रहा है, देखो जुलाई 2026 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ एफआईडीई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाल लिया है। देखो एफआईडीई आपको पता है जो शतरंज खेल की देख रेख करने वाली एक सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कौन? एफआईडीई जो है हमारी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। तो ये क्या है? हमारी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो शतरंज के खेल की देखभाल करती है। इसकी ऐतिहासिक स्थापना 1924 में की गई थी। कितने में की गई थी? 1924 में की गई थी। यह वैश्विक स्तर पर शतरंज के नियम तय करने और खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी करने और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने और शीर्ष प्रतियोगिताओं की देखरेख का कार्यभार करता है। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहां से इसका मुख्यालय मैं आपको बता दूं कहां, लॉजेन स्विट्जरलैंड में, जहां से यह शतरंज की दुनिया का सफल संचालन करता है। जो शतरंज की दुनिया है वो यहां से लॉजेन स्विट्जरलैंड से संचालित करता है। संगठन एफआईडीए, अंतरिम अध्यक्ष विश्वनाथन आनंद, स्थापना वर्ष 1924, मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड, और कार्यभार क्या है इसका? कार्य शतरंज के नियम और रैंकिंग और टूर्नामेंट की देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3030 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि के साथ? 3030 करोड़ वित्तीय परिव्यय के साथ योजना हमारी मंजूरी दी है। ठीक है। भारत में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, क्या 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए कितनी राशि? 3030 करोड़ की। तो योजना कौन सी है? वो हमारी भव्य रसायन योजना। भव्य रसायन योजना पूरा नाम है इसका भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, जिसे बोलते हैं भव्य रसायन, मतलब कि भव्य रसायन है इसका पूरा नाम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, मतलब कि भव्य रसायन नामक एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना को भारत में 3 मेगा केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए विशेष रूप से मंजूरी दी गई है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 3030 करोड़ के वित्तीय परिव्यय का ही आधिकारिक स्वीकृति दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के रसायन उद्योग में कुल उत्पादन क्षमता का बढ़ाना, नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बेहतर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कप ने हांगजोंग में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने, ठीक है, रजत पदक जीता है? तो उसका नाम है संयम। क्या नाम है? संयम। चीन के हांगजोंग शहर में आयोजित प्रतिष्ठित आईएसएसएफ विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला निशानेबाज संयम ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।
उन्होंने यह शानदार उपलब्धि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हासिल की है। यह किसमें? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हासिल की है। यह स्पर्धा विश्व स्तर पर एयर पिस्टल शूटिंग की सबसे प्रमुख ओलंपिक स्टाइल इवेंट कैटेगरीज में ही एक मानी जाती है। आईएसएसएफ मतलब कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन पूरे विश्व में शूटिंग खेलों का संचालन और नियमन करने वाली सर्वोच्च वैश्विक संस्था है। ठीक है, जो हमारी आईएसएफ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये विश्व में शूटिंग खेलों का संचालन और नियमन करने वाली एक वैश्विक वैश्विक संस्था है। इस विश्व का आयोजन करती है। ये जो है हमारी विश्व कप का आयोजन करती है। और खेल संस्था का नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, हांगजोंग में आयोजन हुआ था। खिलाड़ी संयम है और पदक जीता है इन्होंने, रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल। किस में जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओंटारियो में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो अनाहत सिंह पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, भारत की युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में आयोजित, कहां? कनाडा के ओंटारियो में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप, कहां? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। वह इस प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार बैक टू बैक सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। यह चैंपियनशिप स्क्वैश के खेल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जूनियर व्यक्तिगत प्रतियोगिता है। ठीक है, यह दुनिया भर में, जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अनाहत सिंह की एक यह शानदार उपलब्धि भारतीय महिला स्क्वैश के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक मील का पत्थर मानी जा रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही जोजारी नदी, कौन सी नदी? जोजारी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो वो लूनी नदी की सहायक नदी है। हाल ही में गंभीर प्रदूषण के कारण व्यापक चर्चा में रही जोजारी नदी मुख्य रूप से लूनी नदी, किसकी नदी? लूनी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी मानी जाती है। यह राजस्थान राज्य में बहने वाली एक मौसमी नदी है। ठीक है, वर्तमान में यह नदी चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसके जल में खतरनाक औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का भारी और नकारात्मक असर देखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो जोजारी नदी का, ठीक है, हाल ही में प्रदूषण के कारण कौन सी चर्चा में रही है? जोजारी नदी। जोजारी नदी की सहायक नदी जो है किसकी, किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? लूनी नदी की। ठीक है, अब इसके प्रदूषण स्तर को काफी बढ़ा दिया है। जोजारी लूनी नदी तंत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की महत्वपूर्ण जल प्रणाली है और वर्तमान में यह गहरे पर्यावरणीय संकट से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बन गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस वैधानिक निकाय ने अपनी संस्कृति से जुड़े पवित्र शब्दों जैसे जगन्नाथ धाम, नील चक्र और महाप्रसाद के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। अब जैसे कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन उड़ीसा में, इन्होंने क्या करा है? पंजीकरण, ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल कर लिया। हाल ही में उड़ीसा राज्य के एक प्रमुख वैधानिक निकाय, ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी समृद्ध संस्कृति से जुड़े पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण सफलतापूर्वक हासिल किया है। ट्रेडमार्क पंजीकरण सफलतापूर्वक हासिल किया है। जिन अत्यंत पवित्र शब्दों को पंजीकृत किया गया है उनमें जगन्नाथ धाम, नील चक्र और महाप्रसाद शामिल है। एसजेटीए एक विशेष निकाय है जो मुख्य रूप से पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के दैनिक प्रशासन और सभी धार्मिक परंपरागत कार्यों की कड़ी देखरेख करता है। उठाया गया जो कदम है, यह महत्वपूर्ण कदम मंदिर की अनूठी संस्कृति और गहरी धार्मिक पहचान और इसके ऐतिहासिक प्रतीकों की रक्षा के सीधे तौर पर इस पर जुड़ा गया है। ठीक है, इसकी मंदिर की अनूठी संस्कृति, धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक प्रतीकों की रक्षा करने के लिए इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संक्रमित सैंड फ्लाइज रेत मक्खी
द्वारा फैलने वाले चांदीपुरा वायरस, कौन सा चांदीपुरा वायरस, CHPV से बच्चों की मौत के मामले किन राज्यों में देखे गए हैं, सामने आए हैं? तो गुजरात और राजस्थान में देखे गए हैं। हाल ही में भारत के गुजरात और राजस्थान राज्यों से बच्चों में एक अत्यंत खतरनाक वायरस के संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के गंभीर मामले सामने आए हैं। इस जानलेवा विषाणु का नाम चांदीपुरा वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाइज जो है, जो हमारा जो चांदीपुरा वायरस है, किससे आया है? सैंड फ्लाइज मक्खी, जिसे बोलते हैं सैंड फ्लाइज, रेत मक्खी के काटने से तेजी से फैलता है। यह विषाणु छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से घातक है। क्या है? विशेष रूप से घातक है, क्योंकि यह उनमें गंभीर एक्यूट एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स पैदा कर सकता है। इस खतरनाक वायरस का नाम महाराष्ट्र राज्य के चांदीपुरा गांव से लिया गया है, जहां इसे सबसे पहली बार चिकित्सकीय रूप से पहचाना गया था। जो सबसे पहला ये वायरस आया था वो महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी, इसलिए इसका नाम जो रख दिया गया चांदीपुरा वायरस रख दिया गया है। अब जो संक्रमित जो अब जो मामले आए हैं, किस राज्य से आए हैं? वो है गुजरात और राजस्थान से। कौन सी मक्खी से होता है ये वायरस? रेत मक्खी। कौन सा वायरस है? चांदीपुरा वायरस। ठीक है। अब ये बीमारी जो होती है गंभीर एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स, ठीक है। आइए, इसका जो नामकरण हुआ था महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव के नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2026 में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। अब भारत ने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को एक विशेष अतिथि के रूप में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया है। ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिशाली समूह है, जिसका निर्माण ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच गहरे सहयोग के लिए किया गया है। ब्रिक्स का यह वैश्विक मंच मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की भागीदारी सुनिश्चित करने और सदस्य देशों के बीच निरंतर बहुपक्षीय संवाद, जो हम मल्टीपल तरीके से हम संवाद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी मंच माना जाता है। किसको? ब्रिक्स को। ठीक है, किसको? ब्रिक्स को। अब मैं आपको बताऊं, जो ब्रिक्स के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो दोस्तों, सॉरी, ब्रिक्स का नहीं, बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। ठीक है दोस्तों, तारिक रहमान ने 17 फरवरी को 17 फेब को 17 फेब 2026 को इन्होंने अपनी शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे वित्तीय खुफिया इकाई FIUIND का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सत्यपाल कुमार को। हाल ही में सत्यपाल कुमार को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का नया निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। FIUIND भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य देश के भीतर संदिग्ध वित्तीय लेन देन, ठीक है, अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और गलत तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट जो करते हैं, ठीक है, और गतिविधियों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय अपराधों की कड़ी निगरानी करना, देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षित रखने में यह एक इकाई एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह संस्था आर्थिक अपराधों की प्रभावी रोकथाम करने और देश में सख्त वित्तीय अनुपालन व्यवस्था बनाए रखने का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने विनाशकारी जंगल की आग के कारण अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो भैया, इतिहास में पहली बार हुआ उसके कि उन्होंने अपने हाल ही में अपने देश में क्या हुआ, उनके आपातकाल घोषित किया है। तो कौन सा देश है वो? स्पेन। ये यूरोपीय देश है। इन्होंने अपने विनाशकारी जंगल की आग के कारण इन्होंने अपने देश में इतिहास में पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। हाल ही में दक्षिण और पश्चिम यूरोप के प्रमुख देश स्पेन ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की आधिकारिक घोषणा की है। यह
अत्यंत कदम देश में भड़की विनाशकारी जंगल की आग के कारण, वाइल्ड फायर के कारण उठाया गया है, जिसने भारी तबाही मचाई है। स्पेन, जिसे आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ स्पेन कहा जाता है, इसकी राजधानी मैड्रिड है। और भारत सरकार द्वारा, वो सॉरी भारत सरकार कह रहा हूं, सरकार द्वारा, जो स्पेन की सरकार है, स्पेन की सरकार द्वारा उठाया गया यह अभूतपूर्व कदम देश में त्वरित आपदा प्रबंधन, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिक सुरक्षा और भविष्य में आने वाले जलवायु संबंधी संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा बोर नदी, कौन सा बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। हाल ही में अपनी पारिस्थितिक महत्ता के कारण, ठीक है, पारिस्थितिक महत्ता के कारण चर्चा में रहा बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। कौन सा? बोर नदी वन्य जीव अभयारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ऐसे याद रखने के लिए। यह अभयारण्य पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध और अनूठी जैव विविधता, वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनना, विशेष रूप से नदी आधारित पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऐसे वन्य जीव अभयारण्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, तो ऐसे वन्य जीवों का बहुत अधिक महत्व रहता है। यह क्षेत्र जंगली जानवरों को एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास प्रदान करने, दूर दराज से आने वाले प्रवासी पक्षियों को आश्रय देने और स्थानीय पर्यावरण संतुलन को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में खबरों में रहा कोल्डिहा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों और चर्चा में बना हुआ कोल्डिहा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? कोल्डिहा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अब ये खबरों में चर्चा में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि यह खूबसूरत प्राकृतिक अभयारण्य उड़ीसा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, क्षेत्रों में प्रमुखता से शामिल किया जाता है। यह संरक्षित क्षेत्र विशेष रूप से क्षेत्र की समृद्ध जीव विविधता को बनाए रखने और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने और घने वन आवरण की रक्षा करने के प्रयासों की गहराई से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के विशाल और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण संरक्षण नेटवर्क के भीतर वन्य जीव अभयारण्य अपनी एक बहुत ही अलग विशेष पहचान बनाता है। तो भैया कौन सा खबरों में कोल्डिहा जो वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य में है? उड़ीसा। कौन सा? कोल्डिहा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री सेलम और नागा अर्जुन सागर जलाशय कौन सा? श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं? तो कृष्णा नदी पर बने। भारत के प्रसिद्ध और विशाल श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर जलाशय मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। भारत के प्रसिद्ध और विशाल श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर जलाशय मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर बनाए गए। याद रखना, कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं श्रीशैलम और नागार्जुन। कृष्णा नदी भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। यह विशाल नदी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के समग्र जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण जीवनदायी भूमिका निभाती है। कृष्णा नदी पर निर्मित ये दोनों बड़े जलाशय कृषि के लिए, सिंचाई, स्वच्छ जल विद्युत के उत्पादन और लाखों लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर जीके से। करंट अफेयर तो जीके से तो हमारा यही वाला क्वेश्चन था, ये भी हमारा करंट अफेयर जीके से ही था। हमारा करंट अफेयर जीके से मतलब कि स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से हमारे क्वेश्चन थे ये। अब ये भी हमारे स्टैटिक जीके से ही है। आप जो क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक जीके मिलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324। अब क्या है 324? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली अधिकार प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। इसी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग को देश में होने वाले सभी चुनावों के अधीक्षण, कड़े निर्देशन
और पूर्ण नियंत्रण कंट्रोल की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। इस संवैधानिक अधिकार के तहत भारत में पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी मानी जाती है। इसी कारण इस विशेष अनुच्छेद को भारत की पारदर्शी और मजबूत निर्वाचन प्रणाली प्रणाली की मुख्य आधारशिला भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तो ये अनुच्छेद 324 हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है। किससे करता है? चुनाव आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अभी आपको मैंने बताया हुआ था। ये कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? 27वीं वर्षगांठ बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में अत्यंत गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। यह विशेष ऐतिहासिक दिन 1999 में हुए भीषण कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार और निर्णायक विजय की स्मृति में पूरे देश में मनाया जाता है। यह पावन दिन देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने और वीर शहीदों के सम्मान और देश के अदम्य राष्ट्रीय गौरव और हमारी बहादुर सेना के अद्वितीय सैन्य पराक्रम का सबसे बड़ा और सच्चा प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदीपुरा वायरस के संचरण के लिए कौन सा कीट प्राथमिक वाहक है? तो सैंड फ्लाई, जिसको बोलते हैं हम रेत मक्खी। जानलेवा चांदीपुरा वायरस के तेजी फैलने के कारण इसके संचरण के लिए सैंड फ्लाई रेत मक्खी को प्राथमिक और सबसे मुख्य वाहक माना जाता है। यह आकार में बहुत ही छोटा कीट होता है। यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति या पशु के शरीर से इस खतरनाक वायरस को लेकर दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बहुत आसानी से संचरित कर सकता है। इस गंभीर वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी रूप से मच्छर कीट नियंत्रण, आसपास के वातावरण में पूर्ण स्वच्छता और वैज्ञानिक तरीके से वेक्टर मैनेजमेंट वाहक प्रबंधन प्रणाली का अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, भारत का बेहद प्रसिद्ध और सुंदर पन्ना टाइगर रिजर्व देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह प्राकृतिक रिजर्व मुख्य रूप से देश में बाघ संरक्षण, बेहतरीन वन्यजीव प्रबंधन और जंगली जानवरों में के सुरक्षित प्राकृतिक आवास की कड़ी सुरक्षा करने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपनी समृद्ध जैव विविधता और सफल बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप का एक बहुत ही अहम और अभिन्न हिस्सा माना जाता है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। मैं हर एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के लेकर आता हूं और 5 क्वेश्चन स्टडी जीके के लेकर आता हूं, और वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वनडे एग्जाम में इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है। हर एक दिन में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, इतने ही क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज मेरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी अगर किसी बच्चों को अगर जरूरत होगी इस क्लास की डेली करंट अफेयर की, तो मेरे बच्चा मेरी क्लास में हाजिर रहेगा। थैंक यू सो मच।